जानते हैं 1939 के बाद एविएशन के इतिहास में क्या कुछ हुआ। एविएशन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। द्वितीय विश्व युद्ध में न केवल एयरक्राफ्ट की उत्पादन गति में वृद्धि हुई, बल्कि फ्लाइट बेस्ड वेपन डिलीवरी सिस्टम का भी विकास होता देखा गया। बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग कैंपेन्स भी शुरू किए गए। वर्ल्ड वॉर वन के कंपैरिजन में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान एविएशन में मिलिट्री इन्वेस्टमेंट ने एक लंबी छलांग लगाई थी। ये पहला युद्ध था जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर ने अहम भूमिका निभाई थी। एयरक्राफ्ट कैरियर एक युद्धपोत होता है जो एक समुद्री हवाई अड्डे के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही रेडार टेक्निक के आविष्कार से बॉम्बर्स को ट्रैक करना भी आसान हो चुका था। 1939 से लेकर 1945 तक एयरक्राफ्ट्स को मुख्य रूप से टारगेट्स को खोजने और आर्टिलरी फायर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। युद्ध की वजह से एविएशन फील्ड में कई इनोवेशन हुए, जिसमें लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट्स और पहला जेट विमान, जिसे फाइटर जेट्स का फर्स्ट जेनरेशन कहते हैं, शामिल है। इसके बाद जेट फाइटर प्लेन्स की कई जेनरेशंस आए। कन्वेंशनल आर्मामेंट, एयर टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल, सुपरसोनिक रेडार और मल्टीपर्पज फाइटर बॉम्बर्स, ये सभी जेट विमानों के पहले 4 जेनरेशंस की विशेषताएं थी। दोस्तों, अब तक हमने मिलिट्री यूज में एविएशन का विकास देखा। हवाई उड़ानों का इस्तेमाल शुरुआत में सिर्फ युद्ध में हो रहा था, धीरे धीरे सिविल एविएशन यानी कि नागरिक विमान की ओर भी बढ़ता चला गया। आइए अगले पहलू में देखते हैं कब हुई थी पहली कमर्शियल उड़ान और कैसे सिविल एविएशन सेक्टर का विकास हुआ। सिविल एविएशन सेक्टर में बहुत से तकनीकी विकास और बदलाव हुए। वर्ल्ड की पहली एयरलाइन जर्मन एयरशिप कंपनी डे लाव थी, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1909 को जर्मनी के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जेपेलिन के कमर्शियल पैसेंजर कैरिंग ब्रांच के तौर पर हुई थी, और ये पहली एयरलाइन थी जिसने एयरक्राफ्ट का रेवेन्यू सर्विसेज के लिए उपयोग किया था। 24 यात्रियों के साथ इस कंपनी के पहले विमान ने 19 जून 1910 को उड़ान भरी। इसके बाद 1 जनवरी 1914 को फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग से टैंपा सिटी तक उड़ान भरने वाला पहला फिक्स्ड विंग रेगुलर शेड्यूल्ड एयरलाइन का संचालन हुआ। उन दिनों कमर्शियल एविएशन में विकास तो हो रहा था, लेकिन इसकी गति थोड़ी धीमी थी। उड़ान तब बेहद महंगी और अनकंफर्टेबल हुआ करती थी। इसका मुख्य कारण था फ्लाइट्स का कम ऊंचाई पर उड़ान भरना, जिससे यात्रियों को काफी हद तक कंपनीज सुधार के लिए प्रयास करती रही, और इन्हीं प्रयासों के चलते 1930 के दशक तक एविएशन के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। 1927 में अमेरिकन एविएटर चार्ल्स लिंडबर्ग ने एक सफल सोलो ट्रांस अटलांटिक उड़ान भरी। इसके बाद 1928 में ऑस्ट्रेलियन एविएटर के संचालक चार्ल्स किंग्सफर्ड स्मिथ ने पहली ट्रांस पैसिफिक उड़ान पूरी की। ये उपलब्धियां हो रहे विकास का प्रमाण थी। इस अवधि के सबसे सफल डिजाइन में से एक थी डगलस DC-3, जो पैसेंजर एयरलाइंस के मॉडर्न एरा की शुरुआत करते हुए यात्रियों के साथ उड़ान भरने वाला पहला एयरलाइन बन गया। धीरे धीरे बड़े और अधिक अविश्वसनीय और कंफर्टेबल डिजाइन्स बनने लगे, और कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स ने पैसेंजर्स, एयरमेल डिलीवरी और कार्गो का परिवहन शुरू कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक दुनिया भर में कई टाउन्स और सिटीज ने हवाई अड्डों का निर्माण कर लिया था। वैसे तो वॉर के वक्त सभी एयरक्राफ्ट्स को वॉर पर्पस में लगा दिया जाता था, लेकिन कुछ सिविल ऑपरेशंस वॉर के दौरान भी चल रहे थे, जिनमें से एक था ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन, BOAC। BOAC ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय विदेशी सेवाओं का संचालन जारी रखा था। इसके बाद 1944 में राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज की गई। ये कन्वेंशन 7 दिसंबर को 54 कंट्रीज द्वारा शिकागो में साइन किया गया था, इसीलिए इसे शिकागो कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसमें सामूहिक रूप से एयर ट्रांसपोर्ट की सेफ्टी, एफिशिएंसी और रेगुलरिटी के लिए काम करने की बात कही गई, और इंटरनेशनल हवाई यात्रा को कोऑर्डिनेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसके साथ ही बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट्स के लिए जनरल रूल्स निर्धारित किए गए। इसीलिए 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। युद्ध काल के खत्म होते ही कमर्शियल एविएशन की ओर डेवलपमेंट्स ने तेजी पकड़ी। एक्स मिलिट्री पायलट्स को कमर्शियल फ्लाइट्स के ऑपरेशन के लिए नियुक्त किया जाने लगा।
वो फैक्ट्रीज जहां बॉम्ब्स बना करते थे, धीरे धीरे पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स और उसके पार्ट्स बनाने वाले प्रोडक्शन फैक्ट्रीज बन गई। 1960 का दशक आते आते इंटरनेशनल फ्लाइट्स तेजी से लोकप्रिय होने लगी और यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि भी हुई। 20th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में एक और बदलाव देखा गया। इस दौरान फ्लाइट एवियोनिक्स, एयरक्राफ्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में डिजिटल क्रांति देखने को मिली। तो जानते हैं इस नए उभरते हुए डिजिटल एरा में एविएशन इंडस्ट्री में क्या एडवांसमेंट्स हुए। डेवलपमेंट्स इन डिजिटल एरा 1980s टू प्रेजेंट। डिजिटल एज को आमतौर पर इंटरनेट के आविष्कार के साथ जोड़ा जाता है और ये 1970 के दशक में विकसित होना शुरू हो गया था। फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और पावरफुल कंप्यूटर्स और एलईडी डिस्प्लेज के आगमन ने एयरलाइंस के कॉकपिट को बदल कर रख दिया। 1981 में बोइंग 767 का ग्लास कॉकपिट इन एडवांसमेंट्स का एक सटीक उदाहरण था। पायलट अब रात में या लो विजिबिलिटी के वक्त भी अधिक सटीक रूप से नेविगेट कर सकते थे। इन एडवांसमेंट्स ने सिविल और मिलिट्री एविएशन में नए दौर का आगाज किया। 21वीं सदी की शुरुआत में डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से सबसोनिक मिलिट्री एविएशन का दौर आया, जिसे पायलट के बिना भी विमान को रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। और यहां से शुरुआत हुई अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी यूएवी की। यूएवी अब आधुनिक युद्ध की एक स्थापित विशेषता है जो रिमोट ऑपरेटर के कंट्रोल में पिन पॉइंट हमलों को अंजाम देता है। इसके अलावा जेट एयरक्राफ्ट्स में 4th और 5th जनरेशन के विकास में इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा योगदान रहा। मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स एक निश्चित समय में कई विमानों के फ्लाइट पाथ पर निगरानी रखने में सक्षम होने लगी, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए उड़ानों को मैनेज करना काफी आसान होने लगा। सन 2000 के बाद से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स को हवाई यात्रा में हो रही वृद्धि के कारण बढ़ते हुए रेवेन्यू का लाभ मिलने लगा। दोस्तों, इस दौरान एविएशन इंडस्ट्री में डेवलपमेंट का एक और महत्वपूर्ण कारण था और वो था इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि लैटिन अमेरिका, चाइना और इंडिया जैसे देशों से उत्पन्न होने वाले हवाई यातायात में वृद्धि होना। जैसे जैसे इंडिया, चाइना जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज में डेवलपमेंट हुआ, हवाई यात्रा की मांग भी उसी क्रम में बढ़ती चली गई। कंक्लूजन। दोस्तों, सदियों पहले उड़ान भरना सीखने से लेकर आज हर दिन दुनिया भर में 1 लाख से अधिक कमर्शियल फ्लाइट्स की उड़ान तक एविएशन सेक्टर में कई अहम लोग और इंसिडेंट्स की भूमिका रही है। एविएशन सेक्टर में हुए विकास ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। आने वाले वक्त में कमर्शियल हवाई यात्रा में सुपरसोनिक उड़ानों का एक नया युग और कॉम्बैट एविएशन में 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स के आगमन का हम सभी को इंतजार है। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? हाँ, अभी आपको मैं भी कुछ वीडियो दिखा रहा था कि जहाज़ों का जो है वो किस तरह स्टार्टिंग हुआ है। अभी तो इसलिए ऐसी ये सारी चीज़ें हुई हैं तो बस यही कहना था कि अभी जो इसमें न्यू चेंजिंग आई है, पहले नॉर्मल जहाज़ बने, ट्रांसपोर्ट जहाज़ बने, फिर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। तो जितने जहाज़ बने हैं अभी उसके अंदर और भी वेरिएशन आ रही है ना, मतलब वो चीज़ें रुकी नहीं हैं, वो और भी इसके अंदर ना अभी वेरिएशंस आ रही हैं। यानी ये अच्छा, अब आप ये देखें कि नॉर्मल ट्रांसपोर्ट जहाज़ बने हैं, फिर उसके बाद कार्गो जहाज़ बने हैं, फाइटिंग जहाज़ बने हैं, अभी वो चीज़ रुकी नहीं है। अभी फाइटिंग जहाज़ के साथ साथ मिज़ाइल बने हैं, मिज़ाइल्स के अलावा ये ड्रोन एयरक्राफ़्ट बने हैं, जो ड्रोन एयरक्राफ़्ट के अंदर आप ये देखें कि ये साथ साथ आप ये पुरानी पिक्चर्स भी देखते जाएं तो ड्रोन जहाज़ बने और उस तरह जो है वो किस तरह ये मतलब बग़ैर कैप्टन के जो है ना जहाज़ उड़ाते हैं, ये चीज़ भी अब आपके सामने आ गई है। तो ये सारी चीज़ें मतलब चेंजिंग आई है। इसके अलावा कॉन्कर्ड जहाज़ बने जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है और
शटल ये जो सैटेलाइट्स हैं वो बनी है जो इधर हवा में नासा छोड़ती हैं। इसके अलावा जो और रॉकेट्स वगैरह बने हैं, कॉन्कर्ड जहाज़ थे, उनकी बहुत हाई स्पीड थी, वो जहाज़ बने। फिर फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स बनी हैं। फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स के अंदर किस तरह ये फाइटिंग जो जहाज़ होते हैं वो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट जहाज़ से किस तरह अलग होते हैं, कार्गो जहाज़ में और ट्रांसपोर्ट जहाज़ में क्या फ़र्क होता है। एरियल जहाज़ होते हैं, दवाइयाँ छिड़काने वाले जो होते हैं कुछ जहाज़। इसके अलावा ये जो नॉर्मल छोटे जहाज़ होते हैं जो वीआईपी एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उसमें काफ़ी इनोवेशंस आई हैं और ये इनोवेशंस अभी और भी ज़्यादा आएंगी। फिर इसके अलावा अभी भी जैसे लेटेस्ट जहाज़ बन रहे हैं, मैं भी आपको इसके ऊपर एक और भी मतलब आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, आगे फ्यूचर में जहाज़ों का क्या फ्यूचर है, उसके ऊपर बात करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो ये आप लोग देखते जाएं, साथ साथ महसूस भी होते जाएं। तो फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स वगैरह बने हैं, उसके अंदर क्या और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट जहाज़ों में क्या फ़र्क होता है, किस तरह उसमें वो चेंजिंग आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके ऊपर अलग अलग बोइंग एयरक्राफ्ट कैसे, जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनी है जो जहाज़ बना रही है, बोइंग कंपनी है और ये एयरबस है। बोइंग का अभी 777 वगैरह तो चल रहा है और एयरबस का एयर 380 की काफ़ी प्रोडक्शंस हुई हैं। तो इसके अलावा क्या फ्यूचर है जहाज़ों का, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें अच्छा, जो मैं आप लोगों से जो बात कर रहा था ना कि मतलब मैंने एयरलाइन में काम किया तकरीबन 2000 मतलब 1996 से लेकर तो 2020 तक काम किया। तो मतलब उसके अंदर जो मैंने चेंजिंग फ़ील की उस टाइम पे क्या था और बाद में क्या चेंजिंग आई, किस हद तक चेंजिंग आई। जो एक तो उस टाइम पे पहले 707 जहाज़ के पार्ट्स वगैरह आते थे, उसके फिर 707 के बाद फिर मैंने जहाज़ नहीं देखा 707 फिर फोकर जहाज़ आते थे, फोकर जहाज़ की भी रिपेयरिंग वगैरह होती थी, मेंटेनेंस होती थी। फोकर 737 मेरे वक्त में 737 था, फिर 747 था, जम्बू एयरक्राफ्ट था, फिर 777 आया, फिर बस 380 आया। उस टाइम पे एक तो जो प्रिंटिंग का जो होता था ना, जैसे प्रिंटर तो बाद में ये आए ना सारे या उसके अंदर जो मटेरियल वगैरह होता है जिसका प्रिंट लेते हैं, इसका जो जहाज़ों का जो मटेरियल होता है वो भी, जो डाटा होता है ना, वो भी बड़ा सेंसिटिव होता है, उस तरह आम कंप्यूटर्स पे नहीं आता था। उस टाइम पे बाद में आना शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले क्या होता था, इन्होंने एक मशीन सी रखी होती थी। तो मशीन को हम जो भी हमें चाहिए होता था ना, तो जिस तरह वो पुराने ज़माने में वो नहीं होते जैसे वो रील सी चलती है, ऐसे होते थे, और वो पे चलाते थे, घुमाते, तो उसके बाद जो पेज हमें चाहिए तो उसके ऊपर बटन क्लिक करते थे तो उसका प्रिंट आ जाता था। तो वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। बाकी ज़्यादा रिकॉर्ड फ़ाइलों में हो रहा होता था, आपको पता ही है फ़ाइल, ये जो नॉर्मल कागज़ वाले जो फ़ाइल होती हैं, फिर इस तरह की उस हर जहाज़ का फिर अलग अलग रिकॉर्ड में। अब तो सारा ज़्यादातर रिकॉर्ड जो है आप कंप्यूटर पर मेंटेन होते हैं। जहाज़ के अंदर 747 में काम किया था मैंने, उसमें ज़्यादा जो उस टाइम इंडिकेटर्स थे वो नॉर्मल इंडिकेटर्स थे, जैसे नॉर्मल नहीं होते, जैसे अल्टीमीटर अलग हो गया, HSI हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर इंडिकेटर, HSI हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर अलग हो गया कंपास अलग है, अभी भी काफ़ी चीज़ें अलग हैं क्लॉक अलग दी होती थी, कुछ चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन
उसके बाद इन्होंने नेविगेशन डाटा HSI था, नेविगेशन डाटा के लिए अलग था इंडिकेटर, उन सबको उन्होंने बुला के एक डिस्प्ले बना दिया, LED टाइप का कर दिया। अभी वो वहाँ पे अब तकरीबन 5-6 इंडिकेटर्स वो होते हैं, 5-6 बड़े बड़े डिस्प्ले होते हैं, बल्कि 7-8 होते हैं। 2 नेविगेशन डाटा के हो गए, 2 हो गए इसके प्राइमरी डाटा डिस्प्ले हो गए, 2 उसके हो गए ECAM का हो गया, उस तरह ये सारे इसके अंदर होते थे। तो अलग अलग डिस्प्ले थे इसके लिए। तो ये अब इसके अलावा और क्या जो चेंजिंग आई थी, लाइटिंग इम्प्रूव हो गई थी, केबन वगैरह इम्प्रूव हो गया। पहले IF इतना एडवांस नहीं था, इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम अच्छा एडवांस वाला आ गया। उसमें अब हर महीने इसमें चेंजिंग होती रहती हैं। उसमें भी कंपटीशन चल रहा है। वाईफाई का इस्तेमाल हो गया जहाज़ों में, यानी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। एरो मोबाइल यानी कॉल्स वगैरह आप कर सकते हैं। जहाज़ों की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है, जल्दी पहुंच जाते हैं जहाज़, अभी टाइम पे पहुंच जाते हैं, टाइम पे उड़ते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं। सुकून ज़्यादा हो गए, उसमें पुरसकून ज़्यादा हो गए हैं। अभी फ़र्स्ट क्लास, बिज़नेस क्लास पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, उनके अंदर इतनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। इवन एयरबस 380 में तो 2 वॉशरूम भी दिए हुए हैं। उसके अलावा उसके अंदर फ़र्स्ट क्लास के अंदर सीट इतनी लंबी हो जाती है कि बंदा लेट भी सकता है। पूरा के स्वीट दिया होता है बाकायदा पूरा उसके अंदर, जैसे केबन होता है ना पूरा इतना। और उसके अलावा अलग से वो होता है कि बैठने की जगह अलग से दी हुई है। तो इसके अलावा और ज़्यादा बहुत ज़्यादा हर मामले में ही सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ गए हैं। जो चीज़ें पहले से थी ज़्यादा अच्छी हुई नहीं, ये पिछले 10-20 सालों में जो है ना, जो चेंजिंग आई है वो है डाटा सारा अभी कंप्यूटर पे अवेलेबल होता है, कुछ ज़्यादा फटीक नहीं उठानी पड़ती हैं। और जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो वही हैं, ऑटो पायलट में ज़्यादा हुआ है अभी जो, और ये इम्प्रूवमेंट अभी चल रही है सारी। डाटा सारा अभी सेव हो जाता है, मतलब जिस तरह वो होता है कंप्यूटर पे, पहले नहीं होता था। पहले सारा आपको हर चीज़ के लिए बुक लेके, जब हम ट्रबल शूटिंग करते थे तो बुक लेके साथ साथ इतनी मोटी होती थी, हर चैप्टर 24 है तो उसकी मैनुअल लेके साथ जाते थे हम, जब जाके ट्रबल शूटिंग होती थी। बहुत टफ हो जाती थी, अब तो बहुत ईजी हो गया। जहाज़ के ऊपर सारे मैनुअल्स मौजूद हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके अंदर मॉनिटर है, उसी में आप बटन दबाएं तो आपको सारे जो है ना स्नैक्स पता चल जाते हैं, जो डिफेक्ट्स हैं वो पता चल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लैंडिंग के लिहाज से एंटी स्किड सिस्टम पहले भी था, लेकिन सबको कंप्यूटराइज कर दिया गया, यानी कोई भी स्नैक आएगा ना तो आपको वहाँ पे केबन में पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें, तो बस ये कि ये सब चीज़ें हैं इसमें, और भी इनोवेशंस आ रही हैं, स्पीड्स के लिहाज से भी आ रही हैं। आजकल जो ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है ना वो इस बात पे हो रहा है कि आप जहाज़ के अंदर कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सकते हैं कस्टमर को। मोबाइल दे दिया, डाटा दे दिया, मोबाइल चार्ज कर लो, मैप्स वगैरह देख लो, इसमें कितना पुरसकून बना सकते हैं। बाकी तो बेसिक तो अब पहले जो थी वो अभी भी वही हैं, बेसिक वही हैं, लेकिन अब उसके अंदर जो ज़्यादा है कि कंपटीशन के कस्टमर को कितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं। VIP जहाज़ इसके अलावा अलग हैं, यानी अगर इनको और ज़्यादा अच्छा कर देंगे, जैसे VIP जहाज़ होते हैं इस तरह हो जाते, फिर साथ में कम खर्चे के अंदर कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वो, फिर इसके अलावा इस चीज़ पे कंट्रोल डाला जाता है कि एक्सीडेंट कम से कम हो। इस चीज़ के ऊपर पहले से ज़्यादा तहकीक हो रही है। तो ये सब चीज़ें, और बाकी फ्यूल तो पहले भी यूज़ होता था, अभी भी होता है। सिस्टम सारे एडवांस हो गए हैं ज़्यादा, और भी इसमें न्यू इनोवेशंस आती रहती हैं। लाइट्स जैसे अच्छी हो गई हैं, एयर कंडीशनर सिस्टम पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है, इंजन पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए हैं।
इंजन्स के मामले में काफ़ी इनोवेशंस हुई हैं। पहले इंजन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते थे, अभी उस ज़्यादा लेटेस्ट इंजन है, ना साउंड है ना कुछ है, बिल्कुल साउंड मतलब बहुत कम वाइब्रेशंस होती, पहले वाइब्रेशन बहुत होती थी। अभी तो उसमें सारे जो इंजन के स्नैक्स हैं वो भी पता चल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो बाकी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर अभी और भी हम वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।